हेलो मेरे जवान। और आज हम बात करने आए हैं बिहार दरोगा फाउंडेशन के। और प्लेटफॉर्म की सरजमी पर बिहार दरोगा फाउंडेशन बैच 12 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं। उसका नाम है रजिया सुल्ताना। जी हाँ, आज प्लेटफॉर्म की सरजमी पर हम बात करने जा रहे हैं रजिया सुल्तान की। और ये आवाज है प्लेटफॉर्म की सरजमी से शहंशाह पंकज मिश्रा की। तो फिर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान। हुआ यह था कि 1231 ईस्वी में 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर जा रहा था। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर जा रहा था तो उसके सामने एक समस्या उभर कर आई कि राजा के नहीं रहने पर शासन की देखरेख कौन करता। राजा के नहीं रहने पर शासन की देखरेख कौन करेगा? तो लोगों ने कहा कि कौन करेगा, आपका बेटा करेगा। इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं, हमारे बेटे में कोई इतना योग्य नहीं जो शासन की देखरेख कर सके। हमें एक पर ही भरोसा है, वो हमारी बेटी है रजिया। इस प्रकार इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में ग्वालियर अभियान पर जाने से पहले शासन की देखरेख का भार अपनी बेटी रजिया को सौंप दिया। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान से लौटा तो ये अंधेरी शाम धीरे 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 अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। तो आसमान करक रही थी, रिमझिम बारिशें हो रही थी, तो काली रात शोर मचा रही थी। तन्हाइयां खामोशी से सितारों को कुछ कहने जा रही थी। हर एक चौक चौराहे पर लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे थे, काश रजिया लड़का होती। इस प्रकार इल्तुतमिश घबरा गया। उसे लगा कि रजिया शायद क्या ऐसा कर दे कि हर चौक चौराहे पर लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। इल्तुतमिश अपना भेष बदलकर अपने राज्य का जब दौरा किया तो देखता है कि हर चौक चौराहे पर लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं काश रजिया लड़का होती। इतने दिनों के शासन काल में जो काम इल्तुतमिश नहीं कर पाया, इतने कम समय में रजिया कर दिखाई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की धरती पर जमीन से लेकर आसमान तक कानों को बहरा कर देने वाली एक ही आवाज गूंज रही थी, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। इस प्रकार इल्तुतमिश अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर इतना खुश हुआ कि सुबह होकर दरबार लगाया और घोषणा किया कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर हमारी बेटी रजिया बैठेगी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर रजिया को नहीं बैठाया गया। इल्तुतमिश के एक बेटे को गद्दी बैठाया गया जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज एक बिलासी शासक साबित हुआ। वक्त मिलने पर वह रजिया को बड़ी मार मारता था। रुकनुद्दीन फिरोज रजिया को बुला लेता था, कहता था मेरी बहना इधर आओ, इधर आओ। रजिया आती थी, हाँ भाईजान क्या बात है। रुकनुद्दीन फिरोज कहता था, रजिया अब हम तुम्हारा केस नोचेंगे, करके उसका पूरा केस नोच ले। रजिया चिल्लाने लगे, गे माए गे बाप गे, रे मर जाओ तुमको पिल्लू फरेगा। रुकनुद्दीन फिरोज रॉड, लोहे की रॉड को गर्म कर देता था, कहता था रजिया लाल हो गया है। तो रजिया कहती थी, हाँ लाल हो गया है भाईजान। रजिया अब हम तुमको दागेंगे, यह कहकर दाग देता था। और रजिया चिल्लाने लगती थी, गे माए गे बाप गे। एक दिन की बात है कि रुकनुद्दीन फिरोज एक विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया था। रजिया तुरंत लाल रंग का साड़ी पहनकर शुक्रवार के दिन दिल्ली की धरती पर लोग जब नमाज अदा कर रहे थे, रजिया लोगों के सामने चली गई। और उस समय लाल रंग न्याय का प्रतीक था। कोई किसी के पास अगर लाल रंग का कोई कपड़ा पहनकर सामने आ गया, इसका मतलब है कि उसे न्याय चाहिए। रजिया जब लाल रंग की साड़ी पहनकर लोगों के सामने आ गई तो सारे लोग कहने लगे, बेटी तुम्हें न्याय की क्या आवश्यकता है, जो लाल रंग की कपड़ा पहनकर आई हो। रजिया रोने लगी। रजिया रोते हुए बोली कि हमारे अप्पाजान ने हमें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और आप सभी ने स्वीकार भी किया था, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया। मेरा सौतेला भाई रुकनुद्दीन फिरोज शासन चला रहा है, क्या इसके शासन से आप लोग खुश हैं? सारे लोगों ने कहा कोई खुश नहीं है। रजिया रोते हुए बोली कि यहाँ जितने भी लोग हैं, हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, तो अपनों के सामने में सर पर से दुपट्टा हटाने में क्या शर्म। लीजिए हम दुपट्टा हटाए और देखिए मेरे बाल को कैसे नोच लिया है, देखिए मेरे पीठ को कैसे हमें लोहा से दाग कर मारा है। यह कहकर रजिया रोने लगी। जब रजिया रोने लगेगी तो दिल्ली की सल्तनत की हर एक जनता रोने लगी। इस प्रकार रजिया
दिल्ली की जनता का विश्वास जीतकर गद्दी पर बैठ गए। जब गद्दी पर बैठ गए तो रुकनुद्दीन फिरोज विद्रोह को दबाने के बाद सिंहासन की ओर जब बढ़ा तो देखता है कि रजिया बैठी हुई। रुकनुद्दीन फिरोज चीखते हुए कहने लगा, रजिया रजिया रजिया। रजिया रुकनुद्दीन फिरोज को देखते ही कही, अटैक। इस प्रकार रजिया के इशारे पर रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर दिया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। जब रजिया गद्दी पर बैठी तो समाज के सामने एक समस्या उभर कर आई। एक लड़की लड़का की तरह कैसे काम कर सकती है? रजिया लोगों के इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास की। जो काम एक लड़का कर सकता है वह काम एक लड़की भी कर सकती है, लेकिन जो काम एक लड़की कर सकती है वह काम एक लड़का नहीं कर सकता। इस प्रकार रजिया लड़के की तरह पोशाक पहनने लगी, दरबार लगाने लगी, घुड़सवारी करने लगी और शिकार पर जाने लगी। जरा सोचिए, 1236 का समय। ऐसे समय में जिस समय में एक लड़की पानी पीने के लिए और अपने नकाब थोड़ा सा हटाती थी तो अगर लोग देख लिए तो उस पर कितने इल्जाम लग जाते थे। ऐसे समाज में कोई लड़की लड़का की तरह कपड़ा पहनने लगे, दरबार लगाने लगे, घुड़सवारी करने लगे तो वह समाज लड़की को कैसे स्वीकार करे? रजिया का चारों तरफ से विरोध होने लगा। रजिया गद्दी पर बैठने के बाद अमीर अखूर के पद पर याकूत को नियुक्त की। अमीर अखूर के पद का संबंध अश्वशाला विभाग से था, अर्थात घुड़सवारी विभाग से था। कहा जाता है कि रजिया जब घोड़े पर चढ़ती थी तो याकूत अपने हाथों का सहारा देता था। याकूत के हाथ पर पांव रखकर रजिया घोड़े पर चढ़ती थी। याकूत के हाथ पर पांव रखकर रजिया घोड़े पर चढ़ती थी। इसी को आधार मानकर कुछ विद्वानों का मानना है शायद रजिया का याकूत के साथ लटपट था। रजिया जब तुर्क सरदार अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा के किले के पास गए तो तुर्क सरदारों ने रजिया को धोखा देकर याकूत की हत्या कर दिया। रजिया को केस पकड़कर घसीटते हुए भटिंडा के किले में कैद कर दिया। रजिया भटिंडा के किले में कैद चीखने लगी, याकूत याकूत याकूत। रजिया का सर दीवार से टकरा गया और सर बीचों बीच फट गए। खून के छींटे जो भटिंडा के किले के नीचे पड़े थे वो तो अभी सूखे हुए भी नहीं थे। रजिया की आंखों में जो आंसू आ गई थी उसे अभी तक विश्राम तक नहीं मिली। रजिया बेहोश होकर नीचे गिर गई और चीखते हुए बोली, अल्तुनिया तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अल्तुनिया तुम मेरे साथ विश्वासघात किया है। एक लड़की का श्राप है, तुम कभी खुश नहीं रहेगा। इस प्रकार रजिया को कैद करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के एक बेटे को गद्दी बैठाया जिसका नाम बहराम शाह था। लेकिन विद्रोही अल्तुनिया को कुछ भी नहीं मिला। तब अल्तुनिया को लगा कि रजिया का श्राप हमें मिल गया। रजिया हम पर विश्वास की और हम उसके साथ गद्दारी किए, हमें क्या मिला? रजिया का श्राप हमें लग गया। वह इतना दुखी हुआ कि अंधेरी रात में किले के अंदर चला गया और रजिया को किले से बाहर निकाल लिया। रजिया रोते हुए बोली, अल्तुनिया जब तुम हमको बर्बाद ही कर दिया तो फिर बाहर क्यों निकाला? इस अंधेरी रात को हम अपनी जिंदगी समझ बैठे थे, हमारी बात पर यकीन नहीं। इस अंधेरी रात से तुम पूछो। अल्तुनिया रोते हुए रजिया के सामने हाथ रखा। रजिया बोली, इसका क्या मतलब होता है? अल्तुनिया ने कहा, हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। रजिया रोते हुए बोली कि अल्तुनिया तुम्हें मालूम है घर का निर्माण कांकर पाथर ईंट से नहीं होती, घर का निर्माण इंसानियत से होती है। हम तुम पर कैसे भी भरोसा करें? आगे चलकर रजिया अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया रजिया के साथ शादी इसलिए किया कि अल्तुनिया का मानना था कि शादी करने के बाद जब हम रजिया को गद्दी बैठाएंगे तो पति होने के नाते हमें अच्छा पद मिलेगा। और रजिया शादी के लिए इसलिए तैयार हो गई। रजिया का मानना था कि अल्तुनिया एक शक्तिशाली सरदार है, इसके सहायता से हम गद्दी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार रजिया एवं अल्तुनिया दोनों शादी करने के बाद दिल्ली की धरती का अटैक, लेकिन रजिया को पराजय का सामना करना पड़ा। रजिया एवं अल्तुनिया भागकर दिल्ली के समीप कैथल नामक स्थान पर जब आराम कर रहे थे तो अंधेरी रात में उसी रास्ते से डाकू गुजर रहे थे। डाकू की निगाह रजिया के शरीर पर पड़ गई और रजिया का शरीर हीरा मोती सोना चांदी से सजा हुआ था जो अंधेरी रात में जग 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 कर रहे थे। ऐसे स्थिति में डाकुओं ने रजिया को सोई अवस्था में हत्या कर दिया। रजिया का मकबरा आज भी दिल्ली के समीप कैथल नामक स्थान पर है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस मकबरे से आज भी एक खामोश सी चीख निकलती है। शायद ये खामोश सी चीख
भारत की धरती से पूछना चाहती है, अगर मैं लड़की थी, इसमें मेरा क्या दोष था? मैं लड़की थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? अगर मैं लड़का होता तो क्या यहाँ का समाज मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता? रजिया के मकबरे से निकल रहे इस प्रश्न का जवाब आज भी भारत की धरती नहीं दे पाया। इस प्रकार रजिया का शासनकाल माना जाता है 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। जी हाँ, ये प्लेटफॉर्म की सरजमी से आवाज है शहंशाह पंकज मिश्रा की। मेरा अपना मानना है, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। हाँ मेरे जवान, होगी इतिहास की बारिश, मेरे जवान होगी इतिहास की बारिश, जिसमें भीगेंगे आप, भीगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो इस प्लेटफॉर्म की इमारत से पूछो, यहाँ की वादियों से पूछो, यहाँ की तन्हाइयों से पूछो, यहाँ की फिजाओं से पूछो। जहां भी टच करोगे एक ही नाम निकलेगा, शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। हम मेरे जवान, जब हम आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के 3 भाग हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जब एंशिएंट हिस्ट्री का सफर मेरे साथ तय करेंगे तो हम आपको ले चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धरती पर, जहां पर खड़ा होकर बताएंगे मेरे जवानों ये अपनी देश की पहली सभ्यता थी। जब हम आपको प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री का सफर तय कराएंगे तो हम ले चलेंगे आपको वैदिक सभ्यता की धरती पर और बताएंगे वेद का अर्थ होता क्या है। प्राचीन भारत की सफर में हम आपकी मुलाकात महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से कराते हुए मौर्य साम्राज्य की धरती पर ले जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की धरती पर हम आपकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से कराएंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला कि आज हमारे गुरु चाणक्य को किसी ने अपमानित किया, चंद्रगुप्त मौर्य क्रोध में आकर धनुष उठा लिया, का नाम बताओ वरना इस धरती में हम आग लगा देंगे। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपको मध्यकालीन भारत की धरती पर ले जाएंगे, जहां पर आपकी मुलाकात मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी से कराते हुए हम आपको ले जाएंगे मुगल राजवंश की धरती पर। और मुगल राजवंश की धरती पर हम आपकी मुलाकात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से कराते हुए हम पेशवा राजवंश की ओर ले जाएंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ही था जिसने मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगे। इस तरह का सफर अगर आपको मेरे साथ जारी रहा तो हम आपको ले जाएंगे आधुनिक भारत की धरती पर। और आधुनिक भारत की धरती पर हम आपकी मुलाकात महात्मा गांधी से कराते हुए हम आपको ले जाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे महान मुस्लिम क्रांति अशफाक उल्लाह खां से। महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां से बड़ा देशभक्त भारत की धरती पर कोई हुआ ही नहीं। ना जाने इतिहास की कुछ ही पन्ने या किसी कोने में इन्हें दफन क्यों कर दिया गया। जब होगी इतिहास की बारिश तो हम अशफाक उल्लाह खां से संबंधित एक एक बात को खोल खोल कर बताएंगे। अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी के फंदे के करीब लाया गया था, उन्होंने चीखते हुए कहा था, दोनों दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दोनों दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो ए अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से कराएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने आसमान में चलाई मौजर, और मौजर से निकली थी एक गूंज, और गूंज में थी एक आवाज, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी कात ये बाजुल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, अब हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, ठाए ठाए ठाए। इतनी राउंड गोलियां चली कि आसमान में अंधेरा छा गया, ना जाने सूर्य कहां छुप गया। अंग्रेजी सरकार दस्तक में आ गई कि भारत के नौजवानों ने क्रांति का रास्ता अपना लिया, अब हमें भारत छोड़ना होगा। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कराएंगे। जब किसी देश की धरती करोड़ों वर्ष इंतजार करती है, उस देश की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत का जन्म होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद दिल्ली चलो की नारा देकर भारत की धरती में जान फूंक दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कमान को संभालते हुए गाया था, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, इस कौम पे लुटाया जा। मेरे जवान, आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद,
जय हिंद, जय हिंद।